हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोहाली एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम यूजीसी नेट की सेकंड यूनिट वेस्टर्न थिंकर में से थॉमस हॉब्स वाला जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। बेसिकली ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो मैं जब भी इस यूनिट को पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले इसी टॉपिक को उठाती हूँ। एज़ वी ऑल नो कि जब हम थॉमस हॉब्स पढ़ते हैं तो हमें उसके साथ में लॉक और रूसो भी पढ़ना होता है। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग रूसो को और लॉक को भी कवर करेंगे। तो फ़िलहाल हम थॉमस हॉब्स देख लेते हैं कि कौन थे ये और इन्होंने क्या थ्योरी दी थी और किस तरीके से इनकी थ्योरीज में से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आइए देखते हैं। थॉमस हॉब्स जो थे उनका जन्म 1588 में हुआ था इन इंग्लैंड में, और उनकी जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी 1679 में हुए थे। वो एक इंग्लिश फ़िलासफ़र, साइंटिस्ट, हिस्टोरियन, बेस्ट नोन फॉर हिज पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, स्पेशली एज मास्टरपीस लेवियाथन। यानी कि वो क्या है, ये सारी चीज़ फ़िलासफ़र थे, साइंटिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, लेकिन उनको उनके मास्टरपीस यानी कि लेवियाथन के लिए जाना जाता है। अब उनकी जो बेस्ट बुक थी, एज आई टोल्ड यू, कि लेवियाथन थी, लेकिन उसके अलावा ये कुछ और बुक्स भी थी जो आपको अभी दिख रही होंगी, तो देख लीजिए। ये क्या है, ये भी इनकी बुक्स हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट जो आया है वो आपके हैं कि क्या हुआ था ऐसा कि थॉमस हॉब्स ने इस तरीके की थ्योरी दी। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी इंसान होता है वो अपने आसपास के वातावरण से, एटमॉस्फेयर से, परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो जब थॉमस हॉब्स की बात चल रही होती है तो उस टाइम पे क्या था कि इंग्लैंड में दो सिविल वॉर, दो गृह युद्ध हुए थे। एक 1642 में हुआ था और एक 1651 में हुआ था। उस टाइम क्या हुआ था, चार्ल्स फर्स्ट को मतलब बीहेडेड किया गया था, उनका सर कलम किया गया था और मोनार्की को एबॉलिश्ड किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि ये जो आपका गृह युद्ध चल रहा था वो किस किस के बीच में चल रहा था, सपोर्टर ऑफ मोनार्की एंड पार्लियामेंट, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, गृह युद्ध चल रहा था। तो उस टाइम पे क्या था, मोनार्की वाले और पार्लियामेंट वाले, इनके दोनों के जो सपोर्टर थे वो आपस में लड़ रहे थे। तो इंटरनल सिचुएशन ऑफ इंग्लैंड बिकेम अनस्टेबल, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थी, अराजकता बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें थी, लोग बहुत परेशान हो रहे थे। तो बेसिकली उस टाइम पे जो चीज़ें चल रही थी बहुत ज़्यादा सही नहीं थी। दूसरी बात, वो जो टाइम था वो एनलाइटनमेंट का था। इस वजह से क्या हो रहा था कि साइंटिफिक स्टडी की जा रही थी पॉलिटिक्स की, वो एक तरीके से शुरू हो चुकी थी। पॉलिटिक्स को क्लियरली सेपरेट किया गया था एथिक्स से और रिलीजन से। मीन्स अब मैं कहूँ कि पॉलिटिक्स को एक साइंस के रूप में पढ़ा जाने लगा। और बेसिकली जो हॉब्स थे वो आपके पॉलिटिक्स के साथ या पॉलिटिकल थ्योरी के साथ ऐसा कुछ करना चाहते थे जैसा कि न्यूटन ने किया था फिज़िक्स के साथ। ठीक है, तो एक तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी को या पॉलिटिकल साइंस को या पॉलिटिक्स को इतना ज़्यादा एक्यूरेट बनाना चाह रहे थे कि एक कोई मतलब एक बहुत अच्छी थ्योरी देना चाह रहे थे कि मतलब जो कहीं ना कहीं सब पे लागू होती है। ठीक है, अब एक और बात कि वो जो थे वो रॉयल फैमिली के ज़्यादा क्लोज थे, तो बेसिकली वो सपोर्टर थे मोनार्की के, वो निरंकुश राजतंत्र के सपोर्टर थे। ठीक है, अब जो थी, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इंग्लैंड की सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा बुरी थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो बाद में ये हुआ कि हॉब्स को अपनी जान बचाने के लिए कहाँ जाना पड़ा, फ्रांस जाना पड़ा। तो ये जो कुछ चीज़ें थी उनकी लाइफ में अच्छी नहीं हुई थी। तो अब ये सारी चीज़ों ने उनको सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब वो देख रहे हैं कि इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है, मतलब राजा है तब भी इतनी दिक्कत आ रही है, तो अब उन्होंने इस मतलब इन सारी चीज़ों ने उनको ये बात सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब कुछ ऐसा सिस्टम था ही नहीं तब क्या रहा होगा। ठीक है, तो चलिए उनकी थ्योरी को समझने के लिए हम भी थोड़ा पास्ट में चलते हैं। पास्ट में क्या, एकदम ही पास्ट में चलते हैं, इतिहास में। जब क्या हुआ था, कोई सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं थी, कोई फैमिली नहीं थी, कुछ फ्रेंड्स नहीं थे, कोई आपका पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, कोई लीगल सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। सारे स्टेट ऑफ नेचर में सब लोग इक्वल है, आप मैं हमारे आसपास के जितने लोग हैं सारे इक्वल हैं। अब फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो आपके सोर्सेज होंगे वो भी सारे यूज़ करेंगे। ठीक है, लाइक लैंड है वो तो वो सबके लिए अवेलेबल होगा, फूड है वो सबके लिए अवेलेबल होगा, मतलब सारी चीज़ें। किसी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है, ना खाने को है फिलहाल, ना कुछ भी नहीं, स्टेट ऑफ नेचर, स्टार्टिंग एकदम जब दुनिया की कहते हैं ना शुरुआत हुई, उस कंडीशन में हॉब्स ने अपने आप को रख कर के सोचा। 3 क्वेश्चन बेसिकली उनके माइंड में राइज हुए। वाई डू वी नीड स्टेट, हमें स्टेट क्यों चाहिए, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, कैसे बना, एंड वाई शुड वी ओबे स्टेट एंड टू विच एक्सटेंट, कितना ओबे करो। अब जब फर्स्ट क्वेश्चन की बात आई, वाई डू वी नीड स्टेट, तो अब स्टेट ऑफ नेचर में आपने देखा कितनी दिक्कतें होती होंगी। बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी स्टेट ऑफ नेचर में क्या हुआ होगा कि जैसे सारे सोर्सेज थे, ठीक है, अब जैसे कोई
ज़मीन है वो सबके लिए है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, उस ज़मीन पे खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया, रहना शुरू कर दिया, वहाँ पे अपना घर बना लिया, बेसिकली एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे। लेकिन फिर बाद में कि मैं शांति से वहाँ पे रह रही थी, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कोई मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान आया, उसने क्या किया, मुझे डरा धमका के या मार पीट के वहाँ से भगा दिया। अब फिर मैं जाके किससे कंप्लेन करती, किसको कहती कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ है? ऐसी कोई अथॉरिटी तो है नहीं। वैसे ही क्या हुआ, कुछ लोगों ने ज़्यादा मतलब जो लैंड है वो ऑक्यूपाई कर लिया, कुछ के पास कम था। तो ये चीज़ें मतलब एक तरीके से जहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी को लेकर के ही मतलब इनकन्वीनियंस हुई होगी, ठीक है। उसी को लेकर के मार पिटाई भी उसी को लेकर के हुई थी। सपोज़ मैंने प्रॉपर्टी पे अपना खाना रखा है या कुछ है, तो अब किसी और ने आकर के ले लिया जो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये दिक्कतें हुई होंगी। तो इस वजह से मतलब एक तरीके से देखा जाए तो शायद हमें स्टेट इसलिए चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। तो अब स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ होगा? तो ओरिजिन ऐसे हुआ होगा कि सारे लोग, अकेली मैं तो परेशान नहीं थी ना, स्टेट ऑफ नेचर में चल रहा है हम लोग अभी सब, ठीक है। कोई भी चीज़ पॉलिटिकल साइंस में बेसिकली अगर आपको समझनी है तो अपने आप को उस कंडीशन में रख करके देखो, उसके बाद समझने की कोशिश करो। सिंपल थ्योरी समझोगे तो कभी मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं वापस स्टेट ऑफ नेचर में। अब क्या हुआ कि सारे लोग, अकेले मुझे तो दिक्कत आनी ही थी, बाकी सारे लोगों को भी दिक्कत आ रही है। तो अब सब ने मिलकर के क्या किया कि चलो क्या करते हैं, एक ऐसी संस्था बनाते हैं कि जिससे क्या हो कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो एक तो वो हमारे साथ गलत होने से रोके, और दूसरा अगर हम उसको जाकर के कंप्लेन करते हैं तो उस पर एक्शन मिले, हमें कुछ राइट्स से, हमें कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। तब हम सब ने मिलकर के क्या किया, एक ऐसी संस्था की स्थापना करी, या ऐसा सॉवरेन अपने ऊपर, या ऐसा राजा बनाया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है, वाई शुड वी ऑबे स्टेट एंड टू विच एक्सटेंट। कितना हम स्टेट को ऑबे करें? सपोज स्टेट अगर हमारे वेलफेयर में, हमारी भलाई में काम कर रही है, तब तो हम स्टेट को ऑबे करें। लेकिन सपोज़ अगर स्टेट कहती है कि खुद को मार दो, या सपोज़ स्टेट कह रहा है कि किसी और को मार दो, या आप ऐसा कोई क्राइम एक्सेप्ट करो जो आपने किया ही नहीं है, तो क्या ऐसी कंडीशंस में क्या स्टेट की जो आज्ञा है उसको पालन करना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर स्टेट आपको खुद को मारने को कहती है, नहीं। अगर स्टेट किसी और को मारने को कहती है, नहीं। या फिर स्टेट क्या करती है कि आपको कोई ऐसा क्राइम एक्सेप्ट करने को कहती है जो कि आपने नहीं किया, ऐसी कंडीशंस में क्या है, आपको स्टेट की बात मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब एक तरीके से क्या हुआ कि जो इंग्लैंड की तत्कालीन परिस्थितियाँ, अब वापस से स्टेट ऑफ नेचर से अब वहाँ पे चलिए जहाँ पे हॉब्स से। स्टेट ऑफ नेचर वाला हमने सारी क्लियर सिचुएशन देख ली किस तरीके की थी। अब हम उस टाइम पे चलते हैं जहाँ पे थॉमस हॉब्स से, ठीक है। अब उस टाइम पे जैसे कि मैंने आपको बोला कि 2 सिविल वॉर चल रही है, ठीक है। तो बेसिकली 1642 की बात चलो करते हैं कि 1642 में चल रहे हैं कि मतलब राजा को और पार्लियामेंट के समर्थक के बीच में बहुत द्वंद्व चल रहा है, झगड़े हो रहे हैं, देश में बड़ी अराजकता सी व्याप्त है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी किसी को भी पकड़ करके मार दिया जा रहा है। तो ऐसे टाइम पे कैसा लगेगा? मीन्स तो फिर उसने, हॉब्स ने, ठीक है, ये परिणाम निकाला, ये कंक्लूजन निकाला कि राज्य की उत्पत्ति बेसिकली सामाजिक समझौते से हुई होगी, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि राज्य जो है वो मानव निर्मित संस्था है। अब तक हॉब्स से पहले तक माना जाता था कि क्या है कि राज्य क्या है, देवीय संस्था है, लेकिन नहीं, ये किसी डिवाइन अथॉरिटी ने नहीं बनाई थी बल्कि लोगों ने खुद ने बनाई थी। तो क्या है, ये एक मानव निर्मित संस्था है और इसका निर्माण सुविधाओं को ध्यान में रख करके किया गया है, मीन्स कन्वीनियंस को ध्यान में रख करके कि मेरे लिए क्या बेनिफिशियल होगा। तो अब बेसिकली जो हॉब्स है वो आपकी व्यक्तिवादी है। व्यक्तिवादी की बात होगी, मीन्स कि ये सारी की सारी चीज़ें व्यक्ति ने खुद के लिए की है और उसके खुद के लिए करेगा, आगे भी जो राजा होगा वो भी उसके लिए करेगा। मीन्स सारा का सारा बेनिफिट किसको होना चाहिए, व्यक्ति को। तो व्यक्ति क्या है, साध्य है, और राज्य क्या है, साधन है। उपयोगितावाद, जितना आपके लिए यूज़फुल है, जितनी यूटिलिटी है उतना उस बात को मानो या करो, अगर उसकी कोई उपयोगिता नहीं है तो उसको मत करो। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सपोज़ अगर राज्य कह रहा है कि अपने आप को मार दो, तो क्या मतलब यूज़फुलनेस है ऐसी राज्य की, क्या ज़रूरत है, हटाओ उसको। तीसरी बात की, वो निरंकुशतावाद का समर्थक है कि जो आपका संप्रभु होगा वो कैसा होगा, निरंकुश होगा, उस पर कोई अंकुश नहीं होगा। और चौथी बात, सामाजिक समझौता जो हुआ था उसका परिणाम है राज्य, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि हॉब्स ने जो है अरस्तू को कम्प्लीटली रिजेक्ट किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बस जस्ट मैंने बीच में डाल दिया, मुझे एक ये लाइन मिली थी तो मैंने डाल दी कि मे बी इस पर क्वेश्चन आ जाए कि अरस्तू को कम्प्लीटली किसने रिजेक्ट किया, हॉब्स, लॉक, रूसो, या कोई और नाम, मोंटेस्क्यू नाम दे दे या कुछ और दे दे, तो आपके हॉब्स ने इनको कम्प्लीटली रिजेक्ट किया था। अब बेसिकली जो 2 गृह युद्ध थे, 2 सिविल वॉर हुई थी उसके टाइम पे, उन्होंने इस चीज़ से ये निष्कर्ष निकाला कि इंग्लैंड की सुरक्षा राजतंत्र से ही संभव है। तो वो निरंकुश राजतंत्र को मानते थे या निरंकुश राजतंत्र के प्रणेता थे। अब जो इनका जो पूरा सिद्धांत था बेसिकली वो ये आपके इन 5 पार्ट्स में या इन 5
कॉलम्स में हम समझ सकते हैं। ये मुझे बहुत ईजी लगता है तरीका समझने का इस चीज़ को, तो इसलिए मैंने ये चीज़ मतलब बनाई है। आई होप कि आपको भी ये पसंद है। तो सबसे पहले जो उनकी थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो है मानव स्वभाव, कि इंसान जो है स्वभाव से कैसा था। तो मानव स्वभाव से कैसा था? झगड़ालू, लोभी, स्वार्थी, अहंकारी, रक्त पिपासु, मीन्स कभी भी किसी को मार सकता है, उसकी जान ले सकता है, कपट इत्यादि दुर्गुणों से युक्त था। ठीक है, मानव की सारी बुरी साइड उन्होंने बताई है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और बोली है कि मानव कैसा है? विवेकशील है, कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सकता है। दूसरी बात प्राकृतिक अवस्था की बात होगी, तो कैसी सतत संघर्षशील अवस्था है। मानव जीवन का क्षण भंगुर, नहीं पता कब कौन हमें मार दे। अव्यवस्था है सब जगह, अराजकता है अपने चरम पर, जीवन संपत्ति की सुरक्षा को खतरा है। ठीक है, अब क्या हुआ ऐसे में, जब अब ये चीज़ें हो गई तो लोगों ने क्या किया? समझौता किया। समझौता कैसे हुआ? व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में हुआ, जिसमें अपने अधिकार त्याग देने पर बल दिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ बेसिकली, कि जब आपस में ये समझौता किया गया तो उन्होंने क्या बोला? व्यक्ति ने आपस में कहा कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इन व्यक्ति या जनसभा को इस शर्त पर सौंपने की स्वीकृति देता हूँ कि तुम भी अपने अधिकार उसको सौंपोगे। यानी कि मैं अपने राइट्स उस लेवल तक छोड़ूंगा या उस हद तक छोड़ूंगा जितने आप अपने राइट्स छोड़ोगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? आपकी एक संप्रभु की स्थापना हुई। अब जो संप्रभु है आपका कैसा है? सर्वोच्च, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, निरंकुश, उस पर कोई अंकुश नहीं है, और अमर्यादित होगी, मीन्स उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, जो वो कह दे वही कानून है। अब नेक्स्ट आ गया व्यक्ति व राज्य। व्यक्ति और राज्य क्या है? समन्वय करेंगे, बेसिकली आपस में एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर करके चलेंगे, तभी तो राज्य चलेगा, शासन चलेगा। ठीक है, लेकिन एक बात और कि उन्होंने व्यक्ति को राज्य से ऊपर रखा है। व्यक्ति साध्य है बल्कि, और जबकि राज्य क्या है? आपका साधन है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपके आया है कि स्वतंत्रता से रिलेटेड उन्होंने कुछ चीज़ें बताई है, कि स्वतंत्रता में जैसे प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्रता थी, मतलब कुछ भी करो, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू दिस। ठीक है, वो तो मतलब कम्प्लीटली जो आपको पसंद है वो करो वाली बात थी। लेकिन अब जब आपका समझौता हुआ उसके बाद जो नागरिक स्वतंत्रता थी वो क्या है? आपके सामाजिक समझौते के फलस्वरूप आपको मिली थी, वो संप्रभु की आज्ञा है। ठीक है, माननी है। लेकिन 3 क्षेत्रों में व्यक्ति को स्वतंत्रता देगी। कौन कौन से? आर्थिक, आत्मरक्षा और शिक्षा। आर्थिक क्षेत्र में कुछ भी बेचो खरीदो, आर्थिक समझौते की पूर्ण स्वतंत्रता। आत्मरक्षा में भोजन है, निवास है और व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। और शिक्षा में क्या है? कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो क्या करे? अपनी इच्छा सुना अपने बच्चों को, अपनी इच्छा अनुसार अपने बच्चों को शिक्षा दे। अब कुछ बात है कि किन किन कंडीशंस में संप्रभु के विरुद्ध जाया जा सकता है। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है, आइए देख लिए। पहली है प्राण रक्षा। अगर अपने ही प्राणों को या मतलब खतरा हो, शारीरिक प्राणों को खतरा हो, तो ऐसे में क्या कर सकते हो? आप अब संप्रभु के विरुद्ध जा सकते हो। अगर वो आपको कोई अपराध स्वीकार करने को बोले तो, या किसी और की हत्या करने को बोले तो। ठीक है, चौथी बात आएगी कि संप्रभु के विरुद्ध अभियोग लगाने की स्वतंत्रता। कब? जब वो संपत्ति से स्वामित्व हेतु, मीन्स हमने बेसिकली संप्रभु बनाया क्यों था? अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए। ठीक है, लेकिन अब अगर संप्रभु खुद ही उस संपत्ति में इंटरफेरेंस करने लग जाए, हमारी संपत्ति को खुद ही छीनने लग जाए, या सपोज़ कोई और छीन रहा है लेकिन वो हमारी रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो फिर ऐसे संप्रभु की क्या ज़रूरत है या उसका क्या यूज़ है? तो हटाओ उसे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आर्थिक या शारीरिक दंड हेतु। मीन्स अगर आर्थिक शारीरिक दंड के प्रश्न पर प्रजा और संप्रभु में संघर्ष हो तो संप्रभु को हटाया जा सकता है। अब सारांश एक तरीके से इसको ये देखेंगे कि आपके जो राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु कौन है? व्यक्ति। व्यक्ति की इच्छा से ही राज्य का निर्माण हुआ है, व्यक्ति की रक्षा प्रदान करने हेतु ही राज्य का निर्माण हुआ है। संप्रभु शक्ति सत्ता का प्रयोग करता है, वो भी किसके लिए? व्यक्ति के लिए। तो इस तरह से व्यक्ति साध्य है और राज्य क्या है? आपका साधन है। अब लास्ट एक स्लाइड में हम देख लेते हैं कि संप्रभु क्या था, किस तरीके से था। तो संप्रभु जो है आपका निरंकुश अविभाज्य, मीन्स अभी एट प्रेजेंट तो आपकी जैसे सेपरेशन ऑफ पावर है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, उस टाइम पे ऑल इन वन संप्रभु ही सारे कार्य संपादित करेगा। ठीक है, अविभाज्य वो अदेय है, मीन्स संप्रभु अपनी संप्रभुता किसी और को नहीं देगा। असीमित है, उसको किसी भी कानून से नहीं बांधा जा सकता। अपरिवर्तनशील है, मीन्स उसकी स्वीकृति संप्रभु अस्वीकार नहीं कर सकता। जो संप्रभु मतलब बिना उसकी स्वीकृति के संप्रभुता अस्वीकार कोई भी नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो उसको ज़बरदस्ती स्वीकार करवाएंगे, ज़बरदस्ती उसको कानूनों की पालना करवाएंगे। ठीक है, मीन्स क्या है कि उसकी स्वीकृति सर्वे सर्वा है, बिना उसकी स्वीकृति के कुछ भी नहीं हो सकता, और आप संप्रभुता को अस्वीकार भी नहीं कर सकते। अदंडनीय, उसको कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता। कानून का स्रोत संप्रभु है, जो वो कह दे वही कानून है। न्यायी है, हानि रहित है, बहुमत संप्रभुता का निर्माण करता है और पूर्व समझौते से मुक्त है, मीन्स उसके रहते दूसरा संप्रभु नहीं हो सकता। अब उसकी शक्तियाँ और कार्य क्या होंगे? तो वो अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, शक्ति का प्रयोग करेगा, शांति व्यवस्था, कर, युद्ध व संधि, ठीक है, वो करेगा,
जो अव्यवस्था उत्पन्न करेगा उसको दंड देगा, विवादों का निपटारा करेगा, न्याय देगा, कानूनों की व्याख्या करेगा और यह ध्यान रखेगा कि संपत्ति का असमान वितरण ना हो, और जो उपलब्धि अर्जित करने वाले हैं उनको सम्मान और पुरस्कार देगा। तो इतने लेक्चर में आपका जो हॉब्स है उसकी सारी मेन बातें कवर हो चुकी है। क्वेश्चंस इसी में से आएंगे, तो आप एक बार इसको अच्छे से इस वीडियो को देखिए, अपने नोट्स बनाइए और उसके बाद क्या कीजिए, आप अपने मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स अटैम्प्ट करने ही करने हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका लेक्चर ख़त्म होता है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।